फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके की नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट। आपको पता है इससे पहले मैं आपको पूरी कंप्लीट 10 डिस्ट्रिक्ट पढ़ा चुकी हूँ और वो हमारी 5 वीडियोस में कंप्लीट हो गई है। आपको पता है हमने 11 डेज का जो हार्ड डे चैलेंज होता है वो ले रखा है ताकि हम इसमें एक टारगेट बनाकर चले और इस टारगेट में हम हमारा सिलेबस कंप्लीट कर दें। वैसे ही अब हम 22 डेज का टारगेट लेकर चलेंगे और इस 22 डेज में हम हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें पूरी स्ट्रेटेजी आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ कि आपको उसमें कैसे प्रिपेयर करना है। आपका कोई डाउट है, आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो वो सारा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और उसमें हम 22 डेज का टारगेट लेकर चलेंगे। लास्ट में आपको शाम को एक वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें हमने जो जो उस दिन पढ़ा होगा वो सारा हम टिक करते जाएंगे कि हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से हमारा जो 22 डेज का टारगेट होगा आपके साथ में वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो इन वीडियोस को हम देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। और इसमें अगर हम टारगेट बनाकर चल रहे हैं, टारगेट बनाकर पढ़ रहे हैं, तो ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपका सिलेबस जो है वो उन दिनों तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम पढ़ लेते हैं हरियाणा जीके की नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इसके साथ साथ हम जानने वाले हैं कुरुक्षेत्र जिले के बारे में, जो आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी रहने वाला है। तो आप इसको लास्ट तक देखना। और अगर मान लो आपको सीडीपी के इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स चाहिए हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये जो नोट्स हैं ये पेड रहेंगे। 99 रुपीज में आपको 60 मार्क्स का सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा और ये आपके एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। मान लो आपने क्लासेस देखी हैं लेकिन आपने उसको रिवाइज नहीं किया है तो ये लगाकर चले कि आपकी जो तैयारी है वो अधूरी रहने वाली है। पहले क्लासेस देखें, देन नोट्स को रिवाइज करें, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। बहुत सारी बुक्स पढ़ने के अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक ही बुक को बार बार पढ़ सकते हैं ताकि आपके वहां से जितने भी डाउट है, कंसेप्ट है, वो सारे सही रहे। तो आज हम स्टार्ट कर देते हैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना। झज्जर जो है, यहाँ पर पहले हम इसकी स्थिति की बात कर लेते हैं कि हरियाणा में जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट है वो कहां पर है। तो ये मध्य दक्षिण में इस तरीके से है, ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर दक्षिण। तो यहाँ कहीं आपको इधर की तरफ यहाँ झज्जर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी। हरियाणा के मध्य दक्षिण में स्थित है। इसके पूर्व में क्या है, मतलब दिल्ली के साथ में लगती है। तो दिल्ली राज्य कहाँ है, इसके पूर्व में है। तो पूर्व में किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, ये इस तरीके से यहाँ दिल्ली के साथ में लग रहा है। इसके बाद उत्तर में किसके साथ, यहाँ पर रोहतक है, तो रोहतक के साथ में भी झज्जर डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपनी सीमा साझा करती है। पश्चिम की बात कर लेते हैं तो इस तरफ यहाँ पर पूर्व पश्चिम उत्तर, यहाँ पर रोहतक है, इधर यहाँ पर भिवानी के साथ सीमा साझा करता है। और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ इसके गुरुग्राम जो जिला है, गुरुग्राम जिला इसके साथ सीमा बना रहा है। दक्षिण पश्चिम की बात कर लेते हैं तो रेवाड़ी जिला इसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो ये जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट है आपके कौन से जिले के साथ सीमा बनाती है, रोहतक के साथ में, भिवानी के साथ में, गुरुग्राम के साथ में और रेवाड़ी जिले के साथ सीमा साझा करती है। इसके साथ साथ ये आपके दिल्ली के साथ में भी सीमा साझा कर रही है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले मैंने बताया कहां पर है, ये मध्य दक्षिण में स्थित है। मध्य दक्षिण में स्थित होने के बाद ये पूर्व में किसके साथ सीमा बना रही है, दिल्ली के साथ में सीमा बना रही है। इसके बाद ये उत्तर में रोहतक के साथ में, पश्चिम में भिवानी के साथ लगती है और दक्षिण पूर्व में गुरुग्राम और दक्षिण पश्चिम में रेवाड़ी जिले के साथ सीमा बनाती है। अगर हम इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 15 जुलाई 1997 में हुई थी। आपको मैंने बताया था 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जो आपके 1997 में अस्तित्व में आई है। इसमें से एक आपके फतेहाबाद है और इसके साथ साथ एक आपका झज्जर है। लेकिन अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद अलग है। फरीदाबाद आपका 15 अगस्त 1979 को बना है। इसको उल्टा कर देना, देखो ये 97 है ना, जब हम इसको उल्टा करेंगे 79 करेंगे तो कौन से डिस्ट्रिक्ट आएगी, फरीदाबाद आएगी। और फरीदाबाद की एक बात याद रखनी है, 15 जुलाई को नहीं 15 अगस्त को बनी है। यहाँ पर ये 2 डिस्ट्रिक्ट बन रही है, एक है आपके यहाँ पर झज्जर और दूसरी कौन सी है यहाँ पर फतेहाबाद। तो ये दोनों 97 की है, लेकिन फरीदाबाद की बात की जाए तो ये 1979 की है। तो 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। इसके बाद हम इसके एरिया की बात कर लेते हैं तो 1834 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। इसका मतलब यहाँ पर अच्छा खासा एरिया आपको देखने को मिल रहा है। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर वहीं पर इसी के मतलब डिस्ट्रिक्ट में है, झज्जर में है। अब हम इसके उपमंडल की बात कर लेते हैं तो इसके उपमंडल में जैसे झज्जर है, बेरी है, बादली है, बहादुरगढ़ है, ये इसके उपमंडल है। तहसील में झज्जर तहसील है, बहादुरगढ़ तहसील है, मातनहेल तहसील है, जहां पर आपका सैनिक स्कूल प्रस्तावित किया गया है कि आपके यहाँ पर
जो सैनिक स्कूल है वो बनेगा। इसके बाद बादली है यहाँ पर और बेरी है, तो ये कुछ तहसीलें हैं। उप तहसील यहाँ पर साहलवास है। तो ये बस आपको रीड करने हैं, इसके रट्टे नहीं लगाने हैं। खंड की बात कर लेते हैं। खंड में झज्जर है, बहादुरगढ़, बेरी, बादली, मातन हिल और सावलवास है। तो इन सबको ऐड कर देना, ठीक है। तो ये सारे के सारे बस हमको रीड करने हैं ताकि हम एग्जाम टाइम पर इनको बस एक बार रिलेट कर पाए। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ के प्रमुख उद्योगों की बात करेंगे तो झज्जर मशीनी उपकरण के लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल के लिए, डीजल इंजन के लिए फेमस है। पर्यटन स्थल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ठाकुर द्वारा मंदिर है, शिवालय मंदिर है, रूडीमल मंदिर है और काजी मस्जिद तो आपके रोहतक में थी, यहाँ पर नहीं है। कल मैंने आपको पढ़ाया था ना, काजी जी की मस्जिद कहाँ है, रोहतक में है। दीनी मस्जिद रोहतक में है। तो ये सारे याद रखने हैं। अब जनसंख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा तो नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या 9 लाख प्लस के आसपास है। जनघनत्व की बात कर लेते हैं तो 523 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनघनत्व है। तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में तो लोग नहीं रहते हैं, अच्छा खासा जनघनत्व है, ठीक है। यहाँ पर लिंगानुपात देखिए, आपका सबसे कम लिंगानुपात देखने को मिल रहा होगा। आपके हरियाणा का लिंगानुपात कितना था, 879 था, लेकिन यहाँ पर कितना कम है, टोटल ऑल ओवर से भी कम है, 862। और साक्षरता दर यहाँ पर अच्छी है, 80% पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था जहां पढ़े लिखे लोग होंगे वहां पर लिंगानुपात बिगड़ा हुआ ही दिखाई देगा। तो ऐसा ही झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। झज्जर में आपको पता होना चाहिए 9 लाख प्लस जनसंख्या निवास कर रही है। घनत्व यहाँ पर 500 प्लस है और इसका एरिया जो है वो मैंने आपको बताया 1800 प्लस है। साक्षरता दर जो है वो 80% के आसपास है। अब यहाँ पर इसके अगर हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं, इसके इतिहास की बात करते हैं कि जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट है इसको झज्जर कैसे नाम रखा गया, इसके पीछे क्या क्या कंडीशंस है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर छाजू या फिर 1 सेकेंड रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर छाजू या फिर छाज गहलावत नाम के व्यक्ति के अनुरोध पर झज्जर शहर को बसाया गया था। तो कोई छाजू जी थे जिनके नाम पर क्या रखा गया, इसका नाम झज्जर रख दिया गया। इस इलाके पर मुगलों की हुकूमत के बाद जो फर्रुखसियर था वो राजा सूरज मतलब फर्रुखसियर ने, रघुनाथ ने, राजा सूरजमल ने भी क्या किया, यहाँ पर राज किया। तो मुगलों की हुकूमत थी जहां पर फर्रुखसियर था। फर्रुखसियर के शासनकाल के बाद की बातें हैं ये। यहाँ पर रघुनाथ आए और महाराजा सूरजमल जो थे उन्होंने भी यहाँ पर शासन किया था। 1780 में जॉर्ज थॉमस घराने के निवासी अप्पाजी खांडेराव के संपर्क में आए। अप्पाजी खांडेराव के संपर्क में आए थे जॉर्ज थॉमस। अपने खिलाफ इनका जो विद्रोह था वो बढ़ता गया। उसको देखकर जॉर्ज थॉमस ने 1801 में सब कुछ छोड़कर कहां चला गया, कोलकाता चला गया। तो यहाँ पर जॉर्ज थॉमस भी एक्टिव रहा था कुछ टाइम तक। वैसे तो जॉर्ज थॉमस का जो ज्यादा संबंध है वो हिसार से माना जाता है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम तक कहां पर रुका था, हिसार में रुका था। लेकिन बाद में जो इसका जो एक किस्म से हम कह सकते हैं कि इसका जो विरोध है वो लोग ज्यादा करने लगे, इस वजह से यहाँ से चला गया। और 1803 में जो ये इलाका है वो किसके अंडर में आ गया, BEIC यानी कि अंग्रेजों के अंडर में आ गया। अब यहाँ पर जो अंग्रेजों का शासन है वो स्थापित हो गया। तो आपको एक बात याद रख लेनी है, 1803 में कौन सी संधि होती है, सूरजी अंजनगांव की संधि होती है। तो इसका नाम क्या है, सूरजी अंजनगांव की संधि। ये जो सूरजी अंजनगांव है ये आपके यहाँ पर नहीं है, ये गांव था, महाराष्ट्र का गांव था और वहीं पर ये संधि हो रही थी मराठों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में, जिसकी वजह से आपका जो हरियाणा है वो भी कहीं ना कहीं मराठों के शासन में था। और बाद में ये किसके अंडर चला गया, BEIC के अंडर आ गया, क्योंकि मराठे उस समय में हार गए थे। तो 1803 में ये जो इलाका है वो किसके अंडर चला जाता है, BEIC के पास चला जाता है। झज्जर को अंग्रेजों ने नारनौल और दादरी से जोड़कर किसमें मिला दिया, रोहतक में मिला दिया। तो बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, इसको जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट थी इसको क्या किया, नारनौल और किससे, दादरी से जोड़कर किसमें मिला दिया, रोहतक में मिला दिया। इसके बाद 15 जुलाई 1997 को झज्जर जिला किसमें आया है, अस्तित्व में आया है। ये बात पहले सारे एक थे, ये रोहतक है, भिवानी है, झज्जर है, ये सारे एक थे। बाद में ये क्या हुए, अलग हुए। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारे यहाँ पर जब हम हरियाणा फॉर्मेशन में आया तब हमें हमारे 7 जिले मिले थे, जिसमें से आपके ये जो डिस्ट्रिक्ट में आपको पढ़ा रही हूँ झज्जर जिला नहीं था। ये 15 जुलाई 1997 को अस्तित्व में आया है, अगस्त नहीं है, ये जुलाई है, याद रखना है। तो 15 जुलाई 1997 को क्या हुआ, ये अस्तित्व में आया है। यहाँ पर ना 1959 में एक संग्रहालय बनाया गया था और ये सबसे पुराना संग्रहालय है, सबसे पुरातात्विक संग्रहालय है। इसको ना हम स्वामी ओमानंद सरस्वती के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी याद रखना है। स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय कहाँ पर है, ये आपका झज्जर में है। कहीं कहीं किसी बुक में 1965 और कहीं पर 1959 है, तो 1959 को
आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, एंड देन 1965। अब झज्जर के हम वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर रामसर साइट आपको देखने को, भिंडावास देखने को मिलेगा, जो आपके रामसर साइट में भी शामिल है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है, यहाँ पर 2 वन्य जीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेंगे, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिली थी पंचकुला में, जिसमें से एक वीर शिकारगढ़ थी और एक खोलही रहतान थी। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो वीर होगा वो वीर शिकारगढ़, जो शैतान होगा वो क्या करेगा, शिकार करेगा। और कहां पर शिकार करेगा, ये शिकार करेगा पंचकुला की मोरनी हिल्स में। तो ये इतना मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो पंचकुला में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कल मैंने आपको बता दी थी। इसके बाद जो ये यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं भिंडावास और इसके साथ साथ खप्परवास, तो ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये कहां पर आपके झज्जर में है। तो भिंडावास की बात कर लेते हैं। भिंडावास 2009 को भारत सरकार द्वारा पक्षी अभ्यारण्य के रूप में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। तो पहले क्या था, ये एक बर्ड सेंचुरी था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं था, ओनली बर्ड्स के लिए संरक्षित था। तो बर्ड्स का अभ्यारण्य था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया। तो ये जवाहरलाल नेहरू के नहर के अतिरिक्त पानी स्टोर करने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर कोई पानी वगैरह से रिलेटेड काम करना था, इसलिए इसको बनाया था। 1074 एकड़ में फैला हुआ है। आपको याद होना चाहिए, आपके हरियाणा की 2 साइट है जो किसमें शामिल है, रामसर साइट में शामिल है। एक आपका नेशनल पार्क है और एक आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो नेशनल पार्क की बात की जाए तो हरियाणा का सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो आपके किसमें शामिल है, वो भी आपके रामसर साइट में शामिल है। इसके साथ साथ भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये भी किसमें शामिल है, रामसर साइट्स में शामिल है। अब आप पूछेंगे रामसर साइट्स क्या होती है। रामसर साइट्स वो होती है जहां पर जो एरिया है ना, जो दलदला एरिया होगा या फिर जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, जहां पर स्पीसीज ज्यादा होंगी, इकोसिस्टम ज्यादा होगा, उनको किसमें ऐड कर देते हैं, रामसर साइट्स में शामिल कर देते हैं। उसी तरीके से आपका भिंडावास और सुल्तानपुर दोनों किसमें शामिल है, रामसर साइट में शामिल है। लेकिन भिंडावास कहां है, आपका झज्जर में है, और सुल्तानपुर कहां है, आपका गुरुग्राम में है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, खप्परवास। खप्परवास जो है ये आपके प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। प्रवासी पक्षी वो होते हैं जो किसी दूसरे देश से हमारे देश में उड़कर आ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्रवासी पक्षी होते हैं। इसको 1991 में मान्यता मिली थी। 204.36 एकड़ में फैला हुआ है। तो खप्परवास और साथ साथ भिंडावास, तो ये दोनों से अजीब से नाम है ना, गंदे से नाम दिख रहे होंगे आपको, खप्परवास, भिंडावास, ये दोनों कहां है, आपके झज्जर में है। इतना याद रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चल पड़ते हैं, हम पर्यटन स्थल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रतापगढ़ फार्म देखने को मिलेगा। ये ना टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जितने भी स्कूल टूर्स वगैरह जाते हैं वो सारे यहाँ पर जाते हैं। तो ये कहाँ है, झज्जर में है। इसके बाद माता भीमेश्वरी देवी मंदिर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक मैंने आपको भीमा देवी कल पढ़ाया था, पंचकुला में था वो, लेकिन ये भीमेश्वरी देवी मंदिर है और ये आपका बहुत ज्यादा फेमस है। ये पांडवों के द्वारा बनाया गया था और ऐसा कहा जाता है, पांडवों तो क्या, भीम के द्वारा बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो भीम थे ना, ये माता की मूर्ति लेकर जा रहे थे और किसी ने कहा था कि अगर मान लो तुम उस मूर्ति को जहां भी रख दोगे वो वहीं पर स्थापित हो जाएगी, उसके बाद उठेगी नहीं। तो इस प्रकार भीम ने क्या किया, भीम चलता चलता जा रहा था और उस रास्ते में प्यास लगाई और वो बात इस दिमाग से उसके निकल गई कि अगर मैं मूर्ति को जहां भी रखूंगा वो वहीं पर स्थापित हो जाएगी। तो इसको प्यास लगी थी, तो इसने जो मूर्ति है वो कहां पर रख दी, यहाँ ये जो भीमेश्वरी देवी मंदिर है आज का बेरी में, यहाँ पर रख दी। उसके बाद पानी पीने गया तो वापिस आया तो ये मूर्ति वहां से नहीं उठी और वहां पर क्या स्थापित हो गया, अब एक मंदिर स्थापित हो गया। तो ये किससे रिलेटेड है, भीम से रिलेटेड है। महाभारत काल का मंदिर है, माता भीमेश्वरी देवी का मंदिर है। इसके बाद गोरैया पर्यटन स्थल की बात कर लेते हैं। तो गोरैया कहां पर, आपका बहादुरगढ़ में है और बहादुरगढ़ क्या है, ये झज्जर की तहसील है। बहादुरगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये दिल्ली का लास्ट पड़ता है, इसके बाद दिल्ली स्टार्ट हो जाता है, तो इसे हरियाणा का हम क्या कह देते हैं, प्रवेश द्वार भी कह देते हैं। तो ये याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, स्टेडियम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जहां आरा बाग स्टेडियम है, इसका नाम बदल दिया गया है, तो इसको देख लेना। ये शायद स्वामी दयानंद सरस्वती जी के नाम पर रखा गया है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो देख लेना, इसका नाम चेंज किया गया है। हाँ ठीक है, इसका नाम यही है, मैंने चेक कर लिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के नाम पर अब इसका नाम रख दिया गया है। पहले ये जहांआरा स्टेडियम था। इसके साथ साथ यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट स्टेडियम भी यहीं पर स्थापित किया गया था। अब हम झज्जर की कुछ परियोजनाओं की बात कर लेते हैं, जिसमें से इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना है, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना है। तो ये यहाँ पर 2 जो ताप या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है वो यहाँ पर स्थापित की गई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बुआ का तालाब कहाँ पर है, झज्जर में है।
पर्सनैलिटी की बात कर लेते तो फेमस पर्सनैलिटी में यहाँ पर बजरंग पूनिया जो झज्जर से बिलोंग करते हैं। कुश्ती इनका जो गेम है वो क्या है, कुश्ती है। 2015 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था, 2019 में खेल रत्न और साथ साथ पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद मनु भाकर हैं, आप सभी जानते हैं, शूटर हैं, ये बहुत बढ़िया शूटर है, बहुत अच्छा खेलती हैं। इसके बाद मानुषी छिल्लर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके ऐसा कहा जाता है बहादुरगढ़ झज्जर के आसपास की रहने वाली हैं। ये मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। इसके साथ साथ सबसे अधिक बार 6 बार मिस इंडिया रह चुकी हैं। तो मानुषी छिल्लर क्या है, 6 बार मिस इंडिया रही हैं, मिस वर्ल्ड भी बन चुकी हैं। तो मानुषी छिल्लर कहां से बिलोंग करती है, झज्जर की रहने वाली है। स्नेहा वर्मा मिस हरियाणा है। पंडित भगवत दयाल शर्मा आपके हरियाणा के जो पहले सीएम थे, बेरी झज्जर से बने थे, ये आपके पहले नॉन इलेक्टेड सीएम थे। यानी कि जब आपका हरियाणा पंजाब से अलग होता है तो आपको यहाँ पर टोटल 54 एमएलए मिलते हैं। उन 54 एमएलए में से आपके जो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी है, ये आपके हरियाणा के पहले सीएम बनते हैं। और ये पहले सीएम ऐसे सीएम थे जो बिना इलेक्शन के सीएम बने थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी से थे। कुछ ही समय तक रहे, 1966 से कुछ समय तक 3-4 महीनों के रहे होंगे। उसके बाद 67 में आपके हरियाणा को दूसरा सीएम मिल जाता है, जिनका नाम होता है राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह आपके हरियाणा के सेकंड सीएम है और ये गैर कांग्रेसी सीएम थे और ये इलेक्शन से बनने वाले पहले सीएम भी थे। तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। पंडित दीनदयाल शर्मा, अब यहाँ पर पंडित दीनदयाल शर्मा जी जो हैं, ये इन्होंने पहला अखबार निकाला हरियाणा, जो उर्दू भाषा में इन्होंने मतलब पब्लिश किया था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पंडित बस्तीराम की। पंडित बस्तीराम जी आर्य समाज से जुड़े हुए थे। इसके साथ श्री राम शर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्री राम शर्मा जी ऐसी पर्सनालिटी हैं जो 5 सत्याग्रहियों में 7 साल जेल रहे थे। ठीक है, तो ये याद रखना है, 7 बार जेल गए थे ये, तो ये याद रखना आपको। हरियाणा तिलक अखबार निकाला था इन्होंने, तो इंपॉर्टेंट इनका अखबार कौन सा है, हरियाणा तिलक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। श्री राम शर्मा। रघुवीर काद्यान आपको याद रखने हैं, ये कांग्रेस पार्टी के वैसे तो सबसे अधिक उम्र के एमएलए है, ये बेरी से बिलोंग करते हैं। दलबीर सिंह सुहाग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये भी बेरी झज्जर के रहने वाले हैं। तो बेरी झज्जर से बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज हैं अगर आप देखें तो। संत गरीबदास की बात कर लेते हैं, जुड़ानी गांव झज्जर के रहने वाले थे। जगत जाखड़ जो फिल्म इंडस्ट्रीज वगैरह में फेमस है, तो ये क्या है आपके जो जगत जाखड़ है, ये आपके फिल्म इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, ये भी आपके झज्जर के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। बहादुरगढ़ को क्या कहा जाता है, हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बहादुरगढ़ के प्राचीन नाम की बात करेंगे तो शरफाबाद जो है, इसका प्राचीन नाम था, शराफाबाद कह लो, शरफाबाद कह लो। उत्तर भारत का पहला भूकंप मापी केंद्र कहां पर है, बहादुरगढ़ में है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से हुआ है, बहादुरगढ़ से किसने किया है, बहादुर जंग ने किया है। झज्जर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व अब्दुल रहमान ने किया है। तो ये पूछा जा सकता है, झज्जर से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व था वो किसने किया था, अब्दुल रहमान ने किया था। जॉर्ज थॉमस जो था 1794 में बेरी पर आक्रमण किया इसने, तथा यहीं पर क्या हुआ है, युद्ध हुआ है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे बेरी है, बेरी को क्या कहा जाता है, मंदिरों का गांव, यहाँ पर क्या है, मंदिर ज्यादा है। जॉर्ज थॉमस ने जहाजगढ़ का क्या बनवाया है, किला बनवाया है। तो आपसे पूछा जाए जहाजगढ़ का किला किसने बनवाया, जॉर्ज थॉमस ने बनवाया है। हरियाणा में सबसे बड़ा पशु मेला पूछा जाए तो जहाजगढ़ झज्जर में लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा पशु मेला हरियाणा का कहां है, जहाजगढ़ में है। अब तक का सबसे बड़ा अगर बस अड्डे की बात की जाए तो वो आपका झज्जर ही है। हरियाणा में कैंसर संस्थान की बात की जाए तो ये भी आपके कहां है, बाड़सा झज्जर में है। हरियाणा ये शहीदों का नगर क्या है, झज्जर है। लेकिन अगर हम गांव की बात करें तो वो कौन सा है, तिगांव है। तो दोनों पॉइंट याद रखने हैं, शहीदों का जो शहर है वो झज्जर है, लेकिन शहीदों का गांव की बात करेगा तो वो तिगांव है। 1922 में सबसे पहले श्री राम शर्मा ने झज्जर में क्या किया था, तिरंगा फहराया था। झज्जर में कृष्णावती और साहिबी नदियां हैं, क्योंकि साउथ में लगता है, तो साउथ में आपके कौन सी रिवर्स हैं, साहिबी नदी है और कृष्णावती नदी है। हरियाणा का दूसरा खादी स्टोर भी कहां खोला गया, झज्जर में खोला गया। आपको पता होना चाहिए, जो ये आपके खादी डिपार्टमेंट है हरियाणा का, उसने हर खादी नाम से अलग अलग स्टोर स्थापित किए हैं। तो उसमें से जो दूसरा स्टोर है वो कहां पर है, झज्जर में ही है। 1886 में सनातन धर्म की पहली शाखा कहां पर खोली गई, झज्जर में खोली गई थी, इंपॉर्टेंट है। और झज्जर में ही आपके हरियाणा में सबसे पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती जी आए थे, यहाँ पर 17 दिन तक रुके थे। यहाँ पर उन्होंने गौशाला की नींव भी रखी थी। तो ये 1870 के आसपास की बातें हैं।
इतना याद रख लेना। इसके साथ साथ झज्जर में सबसे पहली बार आर्य समाज की भी नींव रखी गई, उसके बाद यहाँ पर सनातन धर्म की भी पहली शाखा खोली गई थी। तो झज्जर जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में हिंदी माध्यम की प्रथम शाखा 1914 में कहाँ खोली गई है, ये भी झज्जर में खोली गई है। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए झज्जर से रिलेटेड, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र की। अब हम बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की। कुरुक्षेत्र जो है ये आपकी धर्म नगरी कही जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक स्थान जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। ये क्लास किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अब कुरुक्षेत्र पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, कुरुक्षेत्र की स्थिति जानेंगे कि हरियाणा में जो है कुरुक्षेत्र कौन से राज्यों के साथ, कौन से जिले के साथ सीमा बनाता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये उत्तरी जिला है, पूर्व पश्चिम यहाँ कहीं आपको कुरुक्षेत्र देखने को मिलता है। ऐसे अगर हम करते हैं तो उत्तर में इसके ये अंबाला के साथ में सीमा बनाता है और ये यमुनानगर, उत्तर पूर्व में इसके यहाँ पर यमुनानगर सीमा बना रहा है, यहाँ पर ये अंबाला के साथ में है और यहाँ ये कैथल, इधर कैथल के साथ में सीमा साझा करता है और दक्षिण में इसके करनाल है। ठीक है ना, तो ऐसे याद रखना है। जो ये आपका कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित है, ऊपर की तरफ है, उत्तरी भाग में है। ठीक है, इसके साथ साथ उत्तर में ये अंबाला के साथ सीमा बनाता है। उत्तर पूर्व की बात करें, इधर की बात करें तो यमुनानगर है। अगर पश्चिम की बात करते हैं तो यहाँ पर कैथल है और अगर हम दक्षिण की बात करते हैं तो यहाँ पर इसके करनाल डिस्ट्रिक्ट है। स्थापना की बात कर लेते हैं और वैसे ये स्थापना की बात कर लेते हैं तो स्थापना में ये 23 जनवरी 1973 को अस्तित्व में आया था। तो इसको याद रखने का तरीका बता देती हूँ, 23-1-73 ऐसे याद रख लेना कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो इसको बोलोगे तो सबकी साउंड राइमिंग जो है वो सेम बनेगी, जैसे 23-1-73 कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र के बारे में पूछा जाए कि इसका गठन कब हुआ है तो आप कैसे याद रखेंगे, 23-1-73 कुरुक्षेत्र। ठीक है ना, 23-1-73 कुरुक्षेत्र, ऐसे याद हो गया होगा। इसके बाद हम इसके एरिया की बात कर लेते हैं तो 1530 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि इससे पहले मैंने आपको झज्जर पढ़ाया 1700 के आसपास का इसका एरिया है, तो इससे थोड़ा सा कम है इसका। जनसंख्या वहां भी हमने 9 लाख प्लस पढ़ी है और कुरुक्षेत्र की जनसंख्या भी ठीक ठाक है, ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं देखेंगे, 9 लाख प्लस के आसपास लोग रहते हैं। घनत्व यहाँ का उससे ज्यादा है, 631 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात जो है वो 888 है। ठीक है, इसके साथ साथ साक्षरता दर यहाँ कम देखने को मिल रही है, वहां पर हमने 80% पढ़ी थी, यहाँ पर 76% है। तहसील की बात करेंगे तो थानेसर है, पेहोहा है और शाहाबाद है। उप तहसील में यहाँ पर आपको लाडवा, इस्माइलाबाद और बैबन देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पर पर्यटन स्थल की बात कर लेते हैं। इसको 360 तीर्थ स्थलों की नगरी भी कहा जाता है, धर्म नगरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक जो स्थान है वो कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र का आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर महाभारत की लड़ाई भी हुई थी, इसलिए भी ये जो है वो फेमस स्थान है। तो 360 तीर्थ स्थल है, यहाँ पर ब्रह्म सरोवर है, ज्योतिसर है, कमली वाले बाबा का डेरा लगता है, यहाँ पर कमोदा वन है, इसके साथ साथ वाल्मीकि आश्रम है, थानेसर महादेव मंदिर है यहाँ। इसके बाद कुरुक्षेत्र के इतिहास की बात कर लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र जो है आर्य संस्कृति का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र है। तो ये आर्य संस्कृति का इसलिए प्रसिद्ध केंद्र है क्योंकि आपके जो महाभारत की लड़ाई थी वो आर्यन काल में हुई थी, आर्य उस टाइम पर आर्य पीरियड ही था, तभी आपके यहाँ पर लड़ाई हुई थी, इसलिए कहा जाता है कि आर्य संस्कृति का क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र है। वैदिक सभ्यता उस समय में चल रही थी, आपको पता होना चाहिए। 1956 में यहाँ कुरुक्षेत्र स्थापित हुआ, मतलब KUK स्थापित की गई। जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वो कब बनी है, यहाँ पर 1956 में बन चुकी थी, जब हम किसका हिस्सा थे, पंजाब का हिस्सा थे, तभी यहाँ पर इसको स्थापित कर दिया गया था। लेकिन बाद में जब ये अलग होगी तो ये किसमें चली जाएगी, कुरुक्षेत्र यानी हरियाणा में शामिल हो जाएगी। 1973 को ये कुरुक्षेत्र को क्या बना दिया गया, स्वतंत्र जिला बना दिया गया। और जो आपकी यूनिवर्सिटी है इसकी जो नींव है ना वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रखी गई थी। तो ये याद रख लेना है, किसने रखी है इसकी नींव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब बौद्ध व जैन साहित्य में जिसे थूण या थूणाग्राम का उल्लेख मिलता है वही आगे जाकर क्या बन जाता है, स्थानीश्वर यानी कि थानेश्वर कहलाया। तो यहाँ पर आपको 2 ग्रंथ देखने को मिलेंगे, 2 लिटरेचर देखने को मिलेंगे, एक बौद्ध लिटरेचर है और एक जैन लिटरेचर है। उसमें ना एक वर्ड दिखेगा थूण या फिर दिखेगा थूणा, तो ये किसके लिए यूज हुआ है, स्थानीश्वर के लिए यूज हुआ है। जैसे आज हम किसके नाम से जानते हैं, थानेसर के नाम से जानते हैं। और यह कहा जाता है किसकी राजधानी थी, श्रीकंठ जनपद की राजधानी थी। जो ये श्रीकंठ जनपद है इसका वर्णन किसने किया है, हर्षवर्धन के समय में इसका यूज हुआ है। ठीक है, तो बाणभट्ट जो थे
बाणभट्ट ने और साथ साथ जो हर्षवर्धन का समय था उस समय में इसका यूज हुआ। उस समय में थानेसर को क्या कहा जाता था, श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। वर्धन वंश का उदय यहीं पर हुआ है। तो यहाँ पर प्रतापी राजा कौन हुए, प्रभाकर वर्धन हुए, हर्षवर्धन हुए। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड अगर पूछा जाए आपसे तो 606 से 647 ईसा पूर्व इनका टाइम पीरियड था। इसके समय यह नगर जो था वो क्या था, शिखर पर था। ठीक है। स्थानेश्वर नगर का गौरवपूर्ण इतिहास हर चरित्र चीनी यात्री हेन सांग के वृत्तांत से मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके स्थानेश्वर है इसका वर्णन कहाँ मिलेगा, चीनी यात्री हेन सांग ने इसका वर्णन किया है जो हर्षवर्धन के काल में यहां पर आया था। और इसने एक पुस्तक लिखी थी हर्षचरित जिसमें इसने इसका वर्णन किया था। महाभारत का युद्ध पूछा जाए तो 900 ईसा पूर्व के आसपास होता है ये कुरुक्षेत्र में। पांडवों ने वनवास के समय वनों को साफ करके किस नगर की स्थापना की थी, इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी, जिसे आज हम किसके नाम से जानते हैं, जो आज का आपका दिल्ली है वही किसके नाम से फेमस है, इंद्रप्रस्थ के नाम से फेमस है, जिसको किसने बनाया था, पांडवों ने साफ सुथरा करके इसको स्थापित कर दिया था और अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने क्या बनवाया, अब यहाँ पर युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने यहाँ पर क्या बनवा दिए, चंद्रकूप कुएं का निर्माण करवाया। इसके बाद आगे का जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्री गुलजारी लाल नंदा। यहाँ पर अगर आप जाएंगे ना कुरुक्षेत्र कभी घूमने तो वहां पर एक कृष्ण संग्रहालय है, साथ साथ वहां पर आपको देखने को मिलेगा गुलजारी लाल नंदा जी का संग्रहालय वहीं पर स्थापित किया गया है। तो इनके पर्यटन से यहाँ पर एक बोर्ड का भी जो बोर्ड है उसका भी गठन किया गया था। लेकिन आपको यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय भी देखने को मिलेगा। ये लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, मतलब अब तो ये नहीं है। 1 अगस्त 1968 को कुरुक्षेत्र की महान सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक इन तीर्थों के उद्धार के लिए किसका गठन किया, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया। आपको जहां पर भी बोर्ड दिखाई देगा उन बोर्ड्स में कोई ना कोई हेड होगा और उसका जो पैसा है उसके अध्यक्ष के पास में जाएगा और ये बाद में उनके जो रिनोवेशन होता है, जितना भी काम होता है उसमें यूज किया जाता है। उस समय में जब ये बोर्ड बना था तब हरियाणा के सीएम कौन थे, बंसीलाल थे। बंसीलाल इस समय हरियाणा के सीएम थे जब यहाँ पर कुरुक्षेत्र विकास का बोर्ड का गठन हुआ। 1968 से 1990 तक नंदा जी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के क्या रहे, अध्यक्ष रहे। तो यह क्या थे, आपके लोकसभा के स्पीकर थे जो क्या रहे हैं, यहाँ पर इस बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। बाद में पदेन अध्यक्ष कौन बना दिए गए, इसके राज्यपाल बना दिए गए। तो ये याद रखने हैं सारे पॉइंट आपको, ठीक है ना। तो आज इसके जो अध्यक्ष है बाद में कौन बना दिए, पदेन राज्यपाल बना दिए। 1989 में पहली बार यहाँ पर क्या मनाया जाता है, गीता जयंती समारोह बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है गीता जयंती समारोह सबसे पहली बार कब बना, 1989 में बना है, जब आपके हरियाणा के 4 जिले अस्तित्व में आए थे तब यहाँ पर गीता जयंती उत्सव मनाया गया। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंडर इसको आयोजित किया गया था। इसके बाद 1991 में कुरुक्षेत्र विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को क्या किया गया, इसमें शामिल कर दिया गया। 1992 में गीता जयंती समारोह समिति का गठन हुआ है। तो यहाँ पर जो समिति है वो कब बनती है, 1992 में बनती है। 2002 में महाभारत उत्सव के रूप में इसको मनाया गया। जब यहाँ पर इसे महाभारत उत्सव के रूप में मनाया गया तो ये बहुत बड़े लेवल का था। यहाँ पर उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत आए थे तथा यहाँ पर उस समय देश के उप प्रधानमंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, तो वो भी आपके यहाँ कुरुक्षेत्र में एज अ चीफ गेस्ट आए थे। तो 2002 में महाभारत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत आते हैं और इसके साथ साथ उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भी जो है वो यहाँ पर शामिल होते हैं। 2001 में कुरुक्षेत्र पनोरमा और साइंस विज्ञान सेंटर की स्थापना हुई है। ये एक तरीके का म्यूजियम है, अगर आप कभी जाएंगे तो बहुत अच्छा बना हुआ है। 2001 में स्थापित किया गया था जिसे हम पनोरमा और साइंस सेंटर के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम यहाँ के शिक्षा केंद्र की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय है। इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ग्राउंड सैदा 2007 में स्थापित हुआ था। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का भी आपको टेक्नोलॉजी सेंटर देखने को मिलेगा जो 2007 में स्थापित हुआ है। इसके बाद यहाँ पर श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है जो 1997 में स्थापित हुआ है। अब हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। तो 1956 में ये स्थापित की गई थी जब हम पंजाब का हिस्सा थे, लेकिन ये 11 जनवरी 1956 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी नींव रखी है। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी पूछेगा तो आपको कुरुक्षेत्र टिक करना है। विश्वविद्यालय परिषद में महिला सशक्तिकरण के लिए यहाँ पर एक सेंटर भी स्थापित किया गया है, तो इतना याद रख लेना है। इसके बाद हम एनआईटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग भी यहीं पर स्थापित किया गया है। तो दोनों है ये उमरी गांव में है, उमरी नाम का एक गांव है यहाँ का, वहां पर स्थापित किया गया है। और एनआईटी भी 2002 में बना है।
तो यहां तक के पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण स्थल की बात कर लेते हैं, भोर सैदान। यहाँ पर भोर सैदान जो है ये मगरमच्छों के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पर मगरमच्छ जो है वो यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो भोर सैदान किसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? मगरमच्छ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसको याद कैसे रखेंगे? कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? लड़ाई हुई थी तो लोगों ने मगरमच्छी आंसू बहाए थे, ऐसे याद रख लेना। तो मगरमच्छों की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पर ज्योतिसर देखने को मिलेगा आपको। गीता का उपदेश दिया था यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को। बरगद के पेड़ के नीचे क्या दिया? यहाँ पर इन्होंने इसको उपदेश दिया था। लेकिन अगर आपसे आपके हरियाणा का राजकीय वृक्ष पूछा जाता है तो आप क्या टिक करेंगे? बरगद नहीं, पीपल टिक करेंगे, क्योंकि हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। लेकिन इनको ज्ञान कौन से पेड़ के नीचे दिया? बरगद के पेड़ के नीचे दिया है। इसका जो चबूतरा है वो क्या है? पूरा पक्का है, सिर्फ चबूतरा पक्का है। वैसे ये पूरा मतलब जो सरोवर है वो पक्का नहीं है, ओनली इसका चबूतरा आपको पक्का देखने को मिलेगा। ज्योतिसर सरोवर की जो लंबाई है वो कितनी है? 1000 गुना 500 फुट है, तो इतना याद रख लेना। इसके बाद अगर हम ब्रह्म सरोवर की बात करते हैं तो ब्रह्म सरोवर में यहाँ पर किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का वर्णन है। राजा कुरु ने इसको खुदवाया था और ये पूरा का पूरा पक्का बना हुआ है। यहाँ पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। यहाँ मानस ऐसा माना जाता है कि जो तिब्बत में मानसरोवर झील है वहां से यहाँ पर क्या आता है? पानी आता है। इसके बाद यहाँ पर है कालेश्वर तीर्थ। कालेश्वर तीर्थ जो है ये इसलिए फेमस है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो रावण था, रावण ने यहाँ पर भगवान शिव के रुद्र रूप की पूजा की थी। आपको पता होना चाहिए जो रावण था वो भगवान शिव का सबसे बड़ा भगत था। तो रावण ने यहाँ पर किसकी पूजा की? भगवान शिव की पूजा की थी। यहाँ को बिड़ला मंदिर देखने को मिलेगा। 1952 में किसके द्वारा बनवाया गया? जुगल किशोर बिड़ला के द्वारा बनाया गया। यहाँ पर गीता के श्लोक लिखे हैं, तो इसकी दीवारों पर क्या लिखे गए हैं? गीता के श्लोक लिखे गए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा का कौन सा ऐसा मंदिर है जिस पर गीता के श्लोक अंकित है? तो वो बिड़ला मंदिर है। नागर शैली में बना हुआ है। जुगल किशोर बिड़ला ने 1952 में बनवाया। यहाँ पर कृष्णा संग्रहालय है और अब यहाँ पर कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी भी स्थापित की जा रही है। 1987 में बना था ये। स्थानेश्वर महादेव मंदिर की बात की जाए तो पुष्यभूति के द्वारा बनवाया गया और इसके बाद ये बार बार टूटता रहा, बनता रहा। तो बाद में इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया है? सदाशिव राव भाव ने कराया है। निर्माण इसका पुष्यभूति ने कराया, लेकिन पुनर्निर्माण की बात की जाए तो इसका पुनर्निर्माण सदाशिव राव भाव ने कराया। भगवान शिव का मंदिर है। पांडवों ने यहाँ पर क्या की थी? भगवान शिव की आराधना की थी। इसके बाद सर्वेश्वर महादेव मंदिर की बात कर लेते हैं तो इसका निर्माण बाबा स्वर्णनाथ ने कराया। इसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है शेख चिल्ली का मकबरा। ये ज्यादा जरूरी है आपको याद रखना है। उत्तर पश्चिम कोण पर संगमरमर से बना हुआ है। शेख चिल्ली की याद में दारा शिकोह ने इसको बनवाया था। दारा शिकोह के गुरु थे जिनका नाम था शेख चिल्ली। ठीक है, इसको हरियाणा का हम ताजमहल भी कहते हैं। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। शेख चिल्ली की याद में दारा शिकोह ने बनवाया था। तो इतने पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। इसके बाद देवी कुप भद्रकाली शक्तिपीठ जो है 52 शक्तिपीठ में से एक है। यहां पर ऐसा कहा जाता है देवी के दाहिने पैर का टखना गिरा था। तो एक पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है और ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो दाहिने पैर का टखना गिरा था और 52 शक्तिपीठों में से एक है। सनहित तीर्थ की हम बात कर लेते हैं तो भगवान विष्णु का स्थायी निवास है और ऐसा माना जाता है कि ये 7 नदियों का यहाँ पर संगम होता है। आज तक इस नदी का पानी कभी नहीं सूखा है। यहाँ पर मार्कंडे तीर्थ है जो शाहाबाद में है। नरकातारी तीर्थ है, सरस्वती नदी के किनारे है। ऐसा कहा जाता है कि ये नरक से पार लगा देता है। तो यहाँ पर बाण गंगा भीषम कुंड भी आपको देखने को मिलेंगे। गुरुद्वारे की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र के सिद्धवती गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा तीसरी पातशाही, ऐसा कहा जाता है यहाँ पर गुरु राम अमरदास जी आए थे। यहाँ पर छठी पातशाही गुरु हरगोविंद जी के नाम पर है। गुरुद्वारा 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर है। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी पधारे थे, इस अपने परिवार के सदस्यों के साथ में यहाँ पर आए थे, इसलिए इनके लिए क्या बनाया गया? गुरुद्वारा 9वीं पातशाही स्थापित किया गया। गुरुद्वारा 10वीं पातशाही की बात कर लेते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर यहाँ पर गुरुद्वारा 10वीं पातशाही है। राजघाट गुरुद्वारा भी कहां पर? आपके कुरुक्षेत्र में है। ठीक है ना, तो लेकिन अगर आपसे धमतान साहिब गुरुद्वारा पूछा जाता है तो धमतान साहिब जींद में है, लेकिन राजघाट कहां पर? आपके कुरुक्षेत्र में है। पेहोवा की अगर हम बात करते हैं तो पेहोवा भी कुरुक्षेत्र में है। ऐसा कहा जाता है कि राजा पृथु ने अपने पिता वेणु का यहाँ पर तर्पण किया था। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।
ठीक है ना। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे और इस क्लास को एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर देना। ये हमारी डेली की 2 डिस्ट्रिक्ट का टारगेट है, इसको हम लेकर चल रहे हैं और आपके एग्जाम 11 डेज में हम इसको कंप्लीट करने वाले थे। तो ये आज हमारा 6th डे है और हमने 12 डिस्ट्रिक्ट पढ़ ली है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।